नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की अपनी क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है और बहुत ही अलग तरीके से आज अपन करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अपन राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों ही करंट अफेयर्स की अपन डिस्कस करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स के साथियों आज अपन ज्यादातर योजनाएं जो कि फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, ठीक है। देखिए, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में 26 जनवरी 2023 को मनाए गए 74वें गणतंत्र दिवस उत्सव पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे थे? तो याद रखना साथियों, 74वें गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था उसके उपरांत साथियों अपने भारत के अंतर्गत कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो याद रखना अब्देल फतेह अल सीसी जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपन इनके तीन ऑप्शन जो बचे हुए इनके अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो बाइडेन कौन है मित्रों? तो याद रखना ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना जो सर्वाधिक जो संबंध रहता है वो अमेरिका के साथ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादातर अमेरिका के ही दौरे करते हैं, ठीक है। तो जो बाइडेन है ये भी आपको याद रखना है, अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद बात करते हैं कमला हैरिस। तो याद रखना साथियों ये अमेरिका की क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका की ये उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? अब बात करते हैं केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी कौन है? तो याद रखना साथियों ये जिस प्रकार से अपने राजस्थान में संसद लोकसभा होती है उसी प्रकार से वहां पर भी जो प्रतिनिधि सभा होती है साथियों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा की क्या है? ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनको हाल ही में चुना गया है और ये याद रखना साथियों किस पार्टी से हैं? तो याद रखना ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये भी आपको याद रखना नैन्सी पेलोसी जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की थी उनका इन्होंने स्थान लिया है। और ये याद रखना साथियों 55वें क्रम के ये अध्यक्ष हैं। किस क्रम के हैं ये? 55वें क्रम के ये अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। चार ऑप्शन की अपन बात करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है। तो याद रखना राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है तो वो कौन है साथियों? याद रखना वेन्या गंगवानी का जो चयन हुआ है। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स का प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो याद रखना नंदिनी गुप्ता कौन है? तो साथियों इन्होंने हाल ही के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जो भारतीय इंडिया मिस इंडिया का खिताब 2023 हुआ था उसका इसको चयन हुआ है, ठीक है। उन्होंने जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ये कोटा जिले की निवासी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रति सक्सेना की बात करें तो याद रखना साथियों इनको सर्वोच्च मीरा पुरस्कार दिया गया है। मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है? रति सक्सेना को दिया गया है, ठीक है। कौन सी कृति है साथियों इनकी? ध्यान रखना हंसी एक प्रार्थना, इसके लिए इनको जो है मीरा पुरस्कार दिया गया है, हंसी एक प्रार्थना, ठीक है। अपूर्वी चंदेला, याद रखना साथियों हम रोजाना पढ़ते थे इस प्रश्न को। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? विद्या वारिधि उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इस उपाधि से इनको सम्मानित किए गए थे, किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? राज्यपाल ने सम्मानित किया था साथियों, है ना। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने, जो कि कोटा जिले की निवासी है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था मित्रों? ये भी आपको याद रखना है। मिस इंडिया खिताब 59वां क्रम का था जो कि इम्फाल मणिपुर में इसका आयोजन होता है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने। हाल ही में जनवरी 2023 में भारतीय कुश्ती फेडरेशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना साथियों। हाल ही में जनवरी 2023 में भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय को ने अनुराग ठाकुर ने किसकी अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, 100% एग्जाम में छपेगा। तो इन्होंने किसकी अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया है? तो याद रखना MC मेरी कॉम की अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी का गठन किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों अपन और प्रश्नों की तरह। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह कौन है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह की बात करेंगे तो साथियों याद रखना ये एशियाई डाक संघ के क्या है? ये निदेशक बनाया गया है इनको। एशियाई डाक संघ के निदेशक इनको बनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है साथियों, निदेशक, ठीक है ना। एशियाई डाक संघ के निदेशक इनको
बनाया गया है। क्लियर है। और ये 4 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। जबकि एशियाई डाक संघ है साथियों, इसके महासचिव इनको बनाया गया है, महासचिव, ठीक है ना, महासचिव इनको बनाया गया है। और याद रखना है साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, एशियाई डाक संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना साथियों बैंकॉक में है। और बैंकॉक कहाँ पर है साथियों, तो याद रखना ये थाईलैंड में है, बैंकॉक थाईलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है उसकी अपन बात करते हैं, देखिएगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह कौन है मित्रों, पंकज कुमार सिंह की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय उप सलाहकार हैं। इनको राष्ट्रीय उप सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, किसको, पंकज कुमार सिंह को। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये मित्रों आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अजीत डोभाल है। कौन है, अजीत डोभाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों प्रवीण शर्मा की। प्रवीण शर्मा का संबंध किससे है, तो याद रखना ये राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन है, तो वो प्रवीण शर्मा है। ठीक है ना, और इसको अपन कहते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इनको जो है निदेशक बनाया गया है। और ये याद रखना साथियों 5 साल के लिए अपने पद पर क्या रहेंगे, बने रहेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर केंद्र सरकार ने क्या नाम रखा है। मुगल गार्डन का जो नाम परिवर्तित कर दिया गया है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित था मित्रों, राष्ट्रपति भवन में स्थित था। और इसका जो नाम बदल करके क्या नाम रखा गया है, तो याद रखना अमृत उद्यान इसका नाम रखा गया है। और ये किस थीम पर रखा गया है, तो अभी 75 साल पूरे होने पर, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर साथियों अमृत महोत्सव मनाया गया था, उसी को या ध्यान में रखते हुए इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। ठीक है, संविधान पार्क याद रखना साथियों ये अपने राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान के जयपुर जिले में राजभवन जयपुर के अंदर ये स्थित है संविधान पार्क। और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिटी पार्क की बात करते हैं तो ये भी बहुत पॉपुलर पार्क है साथियों, मानसरोवर जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, मानसरोवर जयपुर के अंतर्गत ये पार्क स्थित है। ठीक है, फिनटेक उद्यान की बात करते हैं, यानी कि फिनटेक पार्क की बात करते हैं तो ये भी जयपुर जिले के अंदर स्थित है। जबकि राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, इसका विधेयक पारित हो चुका है। ठीक है, ये भी जल्द ही बनने वाली है। देखिए अगला देखते हैं, प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का जो पाठन है वो किस दिवस को किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लो स्टार, 100% एग्जाम की दृष्टि से छपेगा। ये शनिवार के दिन याद रखिएगा साथियों, इनको जो है पाठन किया जाएगा किसका, संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों का। जो अपने मौलिक कर्तव्य है उनका इनको इनके बारे में इनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान के अपने जो देश के मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या क्या है। ठीक है, इसी दिन साथियों नो बैग डे रखा गया है, नो बैग डे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन है मित्रों, ये कहां से कहां तक चलेगी, तो याद रखना जोधपुर से साबरमती तक चलेगी। क्लियर है। ठीक है, अजमेर से दिल्ली साथियों प्रथम वंदे भारत ट्रेन चली गई थी, प्रथम वंदे भारत ट्रेन, यह भी आपको याद रखना है। प्रथम वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, अजमेर से दिल्ली, जिसका वाया क्या था, वाया जयपुर था। वाया कौन सा है, जयपुर है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में देश के किस शहर में देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। लगा लो स्टार, 100% एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में देश के किस शहर में देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का जो है निर्माण किया जा रहा है, तो याद रखना पुणे महाराष्ट्र में इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है, पुणे महाराष्ट्र में। अगर अपन बात करते हैं मित्रों नागपुर महाराष्ट्र की, तो याद रखना
नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत क्या ये किससे संबंधित है? तो याद रखना यहाँ पर 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कांग्रेस का 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। उद्घाटन की अगर अपन बात करते हैं तो उद्घाटन किए थे खुद पीएम नरेंद्र मोदी, वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किए गए थे। और ये कब से कब तक मनाया गया है, याद रखना 3 से 7 जनवरी 2023, जनवरी 2023। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना साथियों किस विषय के ऊपर जो है इसका आयोजन किया गया था, विषय कौन सा रखा गया है। विषय की बात करते हैं तो साथियों याद रखना महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के सतत विकास, के सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। यह आपको याद रखना है, यानी कि इसका विषय था महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आपको याद रखना है। और ये अधिकतर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा कि 108वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, आपको याद रखना है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि 3 से 7 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और इसका विषय रखा गया था मित्रों महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। जोधपुर राजस्थान की अगर अपन बात करें साथियों, यहाँ पर याद रखना अभी मैं बताया था आपको राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पर की जा रही है, विधेयक पारित हो चुका है, जल्द ही इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जयपुर राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना साथियों देश का सबसे ऊंचा जो आईपीडी टावर बनाया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है, जो कितना मंजिला होगा, याद रखना 24 मंजिला होगा, ठीक है। सर्वप्रथम 22 मंजिला का निर्माण किया जाएगा और इसमें 588 करोड़ रुपए की लागत होगी, यह भी आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। और ये एयर हेलीपैड से यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला देखिएगा भोर कार्यक्रम की बात करते हैं। देखिएगा भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। भोर कार्यक्रम, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है, दोबारा फिर से पूछा जाएगा। भोर कार्यक्रम तो याद रखना ये भिक्षुकों का पुनर्वास के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, किसके द्वारा, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हाल ही में किस राज्य में देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये लो भाई साहब, ये छपेगा 100% याद रखना। पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क जो है इसका निर्माण का किस राज्य में किया जा रहा है, तो याद रखना गुजरात राज्य के अंतर्गत किया जा रहा है। और जिले की बात करें तो याद रखना साबरकांठा जो जिला है, यह भी आपको याद रखना है। जिला आपसे पूछा जा सकता है मित्रों, ठीक है। जिला अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना साबरकांठा है। अगर आपसे तहसील पूछ ले, तहसील भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना प्रांतिज यहाँ पर तहसील है। जबकि गांव की अगर बात करें साथियों, गांव कौन सा है, गांव भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सलाल गांव है, ठीक है। गांव सलाल है, तहसील प्रांतिज है, जिला साबरकांठा है और राज्य गुजरात है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम की अगर अपन बात करते हैं साथियों, यहाँ पर ताड़ के पत्तों की जो पांडुलिपियों है, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों ठीक है का संग्रहालय बनाया जा रहा है। ताड़ के पत्तों के पांडुलिपियों का संग्रहालय यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया का पहला संग्रहालय है, यह भी आपको याद रखना है। दुनिया का पहला संग्रहालय होगा मित्रों, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरल अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का संग्रहालय जो कि दुनिया का पहला संग्रहालय है, ये कहाँ पर बनने जा रहा है, तिरुवनंतपुरम केरल में बनने जा रहा है, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो याद रखना साथियों इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर 70वां देखिएगा प्रवासी भारतीय 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है।
कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस का दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था मित्रों? याद रखना, इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका आयोजन होता है। और यहाँ पर एक विदेशी सम्मानित अतिथि आई थी मित्रों, उसका नाम है जेनेवा मैस्केरेनहास, जो कि ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य थी। ठीक है। नई दिल्ली की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना नई दिल्ली के अंतर्गत जितने भी मुख्य सचिव थे उनका राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है। कब से कब तक? 5 से 7 जनवरी 2023 तक। ठीक है, क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। इंदौर मध्य प्रदेश की बात करें तो याद रखना 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ था और यहाँ पर विदेशी अतिथि आई थी, उसका नाम था साथियों जेनेवा मैस्केरेनहास, जो कि ऑस्ट्रेलिया संसद के सदस्य थे। ठीक है। तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो यहाँ पर ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का संग्रहालय बन रहा है, जो दुनिया का पहला संग्रहालय होगा, यह भी आपको याद रखना है। और देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क का निर्माण याद रखना सबरकांठा जिला गुजरात के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तहसील की बात करें तो प्रांतिज तहसील है और गांव आपसे पूछे तो सलाल गांव है। ठीक है, कौन सा गांव है? सलाल गांव है। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में जनवरी 2023 में देश के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खूब चर्चा में है। तो याद रखना जोशीमठ, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, और इसको आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है क्योंकि साथियों जोशीमठ जो है ये भूमि के धसाव के कारण क्या है, इसकी ये अंदर घुसता हुआ जा रहा है क्योंकि भूमि के अंतर्गत दरारें पड़ रही हैं, उस कारण से ये भूमि में धस रहा है। ठीक है, इस कारण से इसको आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। किसको? जोशीमठ उत्तराखंड को। ठीक है। कवास अगर गुजरात की अगर अपन बात करें साथियों, कवास गुजरात की अगर अपन बात करें तो याद रखना यहाँ पर भारत की पहली, देखिएगा, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत हुई है यहाँ से, कवास गुजरात से। ठीक है ना। किसकी शुरुआत हुई है? भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? कवास गुजरात से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। कोल्लम केरल की अगर अपन बात करें, तो याद रखना साथियों ये भारत का पहला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो कोल्लम केरल है। ठीक है, कौन सा है? कोल्लम केरल, जो कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। शिलोंग मेघालय इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शिलोंग मेघालय की अगर अपन बात करें, क्योंकि शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की ये राजधानी है। ठीक है। और यहाँ पर साथियों याद रखना ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? शिलोंग के अंतर्गत। किसका? ऑनलाइन गेमिंग में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है शिलोंग मेघालय के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम में 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? देखिएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिक कल्याण को सम्मिलित किया गया है, बिल्कुल सही है। किसानों के सहयोग को सम्मिलित किया गया है, ये भी सही है। और गरीबी उन्मूलन को साथियों इसमें सम्मिलित किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, जबकि शहरी सड़कों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता याद रखना साथियों 50:50 है। कौन सा है? 50:50 है। किसके अंतर्गत? जल जीवन मिशन योजना में। ठीक है, किसकी? केंद्र और राज्य की। केंद्र की कितनी है? 50, राज्य की कितनी है? 50 अनुपात। ठीक है, याद रखना। अगला है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है साथियों याद रखना कहाँ पर किया गया है? तो एमपी के अंतर्गत किया गया है। और एमपी में कहाँ पर? भोपाल के अंतर्गत तात्या टोपे
तात्या टोपे नगर स्टेडियम है, वहाँ पर इसका जो है आयोजन किया गया है और उद्घाटन भी वहीं पर हुआ था। और उद्घाटन किस किस के द्वारा किया गया था? उद्घाटन की अगर अपन बात करते हैं साथियों तो याद रखना केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उद्घाटन इसके द्वारा किया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इनके अगर शुभंकर की अगर अपन बात करें, याद रखना शुभंकर क्या रखा गया है? तो याद रखना आशा इसके शुभंकर का नाम रखा गया है। अगर थीम गीत की बात करें मित्रों, थीम गीत क्या रखा गया है? थीम गीत की बात करें तो याद रखना हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये इसका जो है थीम गीत रखा गया है। और इस गीत को गाने वाले कौन थे साथी? इसके जो मशहूर गायक हैं, मशहूर गायक ने इसको गाया था, उसका नाम है सीनू, ठीक है। इनके जो मशहूर गायक कौन है? वह है याद रखना शान, ठीक है ना। मशहूर गायक शान ने इसको गाया था, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है। और यहाँ पर याद रखना साथियों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मसाल थी, इसको क्या नाम दिया गया है? याद रखना साथियों अमरकंटक नाम दिया गया है, अमरकंटक इनको नाम दिया गया है, जिस पर मां नर्मदा की तस्वीर उकेरी गई थी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। और चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? चौथे नंबर के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे पंचकुला हरियाणा के अंतर्गत किए गए थे, ठीक है। जबकि 5वें कहाँ पर हो रहे हैं? भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर अपन राजस्थान की बात करें मित्रों तो याद रखना राजस्थान के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और गाइड का आयोजन, स्काउट एंड गाइड का आयोजन किया गया था राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पर किया गया था? याद रखना पाली के रोहट निम्बली ग्राम के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। और इसके समापन समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे साथियों? समापन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो थे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, ठीक है ना। यह भी आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत साथियों जो वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया था उसको क्या नाम दिया गया था? तो सूर्य किरण उसको नाम दिया गया था, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, सूर्य किरण जो है उसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश ने पहला अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? किस देश ने पहला अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का जो है खिताब इन्होंने जीता है? तो भारत ने जीता है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। किसको हरा करके जीता है साथियों? इंग्लैंड को पराजित किया और फिर इन्होंने जीता है, ठीक है, क्लियर है। जर्मनी की अगर अपन बात करते हैं तो साथियों याद रखना जर्मनी भारत में खेले गए पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम रही है। कौन? जर्मनी। किसकी? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां पर खेला गया था? भारत में खेला गया था, ठीक है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसको तो आप 3 स्टार या 5 स्टार लगा लो मित्रों, क्योंकि ये तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन या दो ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नजर डालिएगा। देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के रहने वाले हैं साथियों? सर्बिया के रहने वाले हैं। और इसी टूर्नामेंट में जो महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो एरिना सबालेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली है, महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंतर्गत, ठीक है ना, महिला एकल का खिताब। अब बात करते हैं साथियों कुनलावुत विथिदर्शन जो थाईलैंड के हैं, इनकी बात करते हैं तो याद रखना इन्होंने अपने इंडिया के अंतर्गत जो आयोजन हुआ था, यानी कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? एकल का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया था? तो याद रखना कुनलावुत विथिदर्शन, जो कि थाईलैंड के रहने वाले, इन्होंने जीता था। किसमें? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं साथियों महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसमें? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतर्गत जो है महिला एकल का खिताब, देखिएगा महिला एकल का खिताब, ये खिताब किसने जीता है? तो याद रखना सनसनी एनन सियांग ने ये खिताब जीता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सनसनी एनन सियांग ने ये खिताब जीता है और ये कहाँ की रहने वाली है मित्रों? याद रखना कोरिया की ये रहने वाली है, ठीक है, क्लियर है।
इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं कुनलावुत वित्तीदर्शन जो थाईलैंड के हैं, जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, सनसनी एनन सियांग ने, जो कि कोरिया की रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कोनेरू हम्पी की। कोनेरू हम्पी कौन है, तो याद रखना यह एक भारतीय खिलाड़ी है और इन्होंने साथियों FIDI जो वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में उन्होंने महिला वर्ग में क्या जीता है, इन्होंने रजत पदक जीता है। किसमें, महिला वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है और किसके अंतर्गत है, FIDE वर्ल्ड यानी कि बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप के अंतर्गत इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। और ये भारतीय खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच किस युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण आयोजन किया गया है। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच किस युद्धाभ्यास का 21वां जो है संस्करण का आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। वरुण जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। जबकि गरुण और शक्ति ये दोनों भी भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच किए जाते हैं। गरुण की बात करें मित्रों तो याद रखना ये वायुसेना के बीच किया जाता है, वायु सेनाओं के बीच में किया जाता है। और जो शक्ति युद्धाभ्यास है साथियों याद रखना ये सेनाओं के बीच, थल सेनाओं के बीच, जो कि वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। वीर गार्जियन की अगर अपन बात करें साथियों तो ये भारत व जापान के मध्य में किया जाता है, भारत व जापान, ठीक है। और ये वायुसेनाओं के बीच होता है, भारत व जापान की वायुसेना के बीच होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, स्कूल पधारो जैसा मेरी लाडली योजना ने किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है। यानी कि स्कूल पधारो मेरी लाडली योजना ने किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है, तो याद रखना 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की बालिकाओं को इसमें लक्षित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष 125 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना इन्होंने आरंभ की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि मनरेगा के तर्ज पर यह विकसित की गई है। पहले इसके अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब उसे 25 दिवस बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, हाँ देखिएगा, ई मित्र यहाँ पर ई है, याद रखना साथियों, ई मित्र एट होम यानी कि ई मित्र @होम योजना को निम्न में से किन जिलों को शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, याद रखना ये जोधपुर एवं जयपुर जिलों के जो है शहरी क्षेत्रों के हेतु किया गया था, ठीक है। जोधपुर एवं जयपुर जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु इसको लॉन्च किया गया था, किसको, ई मित्र @होम योजना को। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत व जापान की वायुसेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजन किया गया था। अभी अपन ने देखा था भारत और जापान, तो याद रखना वीर गार्जियन। और वीर गार्जियन किन सेनाओं के मध्य में होता है, वायुसेना के, देखिएगा। और इसके अंतर्गत याद रखना भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अवनी चतुर्वेदी ने पहली ऐसी भारत की महिला फाइटर पायलट है जिन्होंने विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लिया है, ठीक है। और वो कौन सा युद्धाभ्यास था, वीर गार्जियन। और इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ था मित्रों, याद रखना जापान के अंतर्गत। अवनी चतुर्वेदी कहाँ से रहने वाली है, तो रीवा की है। और रीवा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, वरुण गरुण और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, आपको याद रखना है। अगला देखिए, किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022 और 23 में की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। तो याद रखना ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये जयपुर जिले के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अजमेर की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना अजमेर जो है, अजमेर के अंतर्गत पुष्कर है, देखिएगा पुष्कर जो शहर है, ये इसको याद रखना साथियों, ये जो पुष्कर है ये देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। नेट जीरो ग्रीन टाउन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, यानी कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगी ये सिटी, कौन सी, पुष्कर सिटी। और याद रखना साथियों यहीं पर 100 मीटर ऊंची, विश्व की 100 मीटर ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची जो है ऊंट की प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाएगी। ऊंट प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी, कहाँ पर, पुष्कर के अंतर्गत, जो कि विश्व की सबसे ऊंची होगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि 100 मीटर की होगी। अब बात करते हैं साथियों अपन जोधपुर जिले की। तो जोधपुर से आपको एक ही चीज याद रखना है, यहाँ पर मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र के जो है स्थापना की गई है, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र,
इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो याद रखना जोधपुर के अंतर्गत की गई है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये भी जोधपुर में की गई है। ठीक है, ये या जयपुर में नहीं है, जोधपुर में। ठीक है, चलिए ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा, अब बात करते हैं जोधपुर के ही, तो यहाँ पर याद रखना साथियों, जोधपुर के अंतर्गत एक बात याद रखना, यहाँ पर आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार की जो है बेंच है वो स्थापित की जाएगी, जिसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है, जयपुर में है। और जोधपुर के अंतर्गत सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई की जो बेंच है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी जोधपुर में। बेंच में लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन भी साथियों यहीं से हुआ था। व्यास मेडिसिटी, इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर से ही किया था, ये भी आपको याद रखना है। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था इसको, ईओआरओ के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। अलवर की बात करते हैं तो याद रखना राजस्थान का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो याद रखना ये भी अलवर जिले के अंतर्गत की जा रही है। और यहाँ से अभियान सेहत तंबाकू मुक्त अभियान हर घर पंचायत अभियान जो कि पुनखर जिले से टीकाराम जूली के द्वारा शुरुआत की गई थी, वो यहीं से की गई थी। कहाँ से, अलवर जिले से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिएगा, मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन कितने देशों के बीच किया जाता है। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन कितने देशों के बीच किया जाता है, तो याद रखना ये 100% इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो 4 देशों के बीच में ये किया जाता है। किन किन के बीच में किया जाता है, तो ध्यान रखना। पहला है साथियों भारत, लिखते हैं अपन, सबसे पहले अपने भारत का ही नाम लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे साथियों जापान का। ठीक है, फिर तीसरा अपन लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो अपना बहुत अच्छा मित्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है साथियों ऑस्ट्रेलिया, इनको हाल ही के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, इन चारों देशों के बीच में मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, कौन सा, मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है, लगा लो स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है, तो वागीर पनडुब्बी को इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अपन तीनों ऑप्शन की, तीनों ऑप्शन क्या क्या है देखिएगा। ट्रोपेक्स की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों ये नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास है। ध्यान रखना, ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना का, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास है। मैं इसकी पीडीएफ आपको दे देता, लेकिन इसका जो है सब्सक्रिप्शन मेरे पास नहीं है, तो मैं इसकी पीडीएफ सेव नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन साथियों कहाँ पर किया जाता है, हिंद महासागर में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत साथियों तीनों सेनाओं की भागीदारी होती है, जल थल और तटरक्षक। ठीक है, जल वायु सॉरी थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक। ठीक है, इन तीनों सेनाओं की भागीदारी होती है। इसका आयोजन कब से कब तक, 23 जनवरी से 23 मार्च तक आयोजन किया गया है। इम्पैक्ट्स की बात करते हैं साथियों, इम्पैक्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी तो याद रखना साथियों। ये तीनों भारतीय सेनाओं का देखिएगा, तीनों भारतीय सेनाओं का क्या है, ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। ठीक है, तीनों भारतीय सेनाओं का ये संयुक्त युद्धाभ्यास है, इसमें तीनों सेनाएं जो है भाग लेती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब वो तीनों सेनाएं कौन कौन सी है, तो याद रखना एक तो है जल, नभ और थल। ठीक है, यानी कि जल थल और नभ तीनों सेनाएं इसके अंतर्गत भाग लेती हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था साथियों, तो याद रखना इसका जो आयोजन है ये भी पूछ लिया जाता है। आयोजन किया गया था साथियों आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है इसका आयोजन किया गया था। और कब से कब तक किया गया था, 17 से 22 जनवरी, 17 से 22 जनवरी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। स्काई वॉक याद रखना इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं बताता हूँ। स्काई वॉक क्या है, तो साथियों भारत का पहला
भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक है, भारत का पहला 5G क्या है, सक्षम ड्रोन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला सक्षम ड्रोन कौन सा है, तो वो है स्काई वॉक। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है, स्काई वॉक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते, यानी कि ऐड नहीं होते, उनकी जो प्रीमियम राशि क्या रखी गई है, तो याद रखना उनको चिरंजीवी निःशुल्क बीमा योजना के अंतर्गत आने के लिए 850 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। ठीक है, तब वो चिरंजीवी निःशुल्क जो बीमा योजना है उसके अंतर्गत उनका का जो है कार्ड बनेगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, साथियों याद रखना 1 मई 2021 से, 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत होती है। और इसके अंतर्गत साथियों बजट 2023 और 24 के अनुसार में जो घोषणा हुई थी 25 लाख तक का इसमें कैशलेस बीमा जो है इसकी सुविधा दी गई है। ठीक है, 25 लाख रुपए तक का जो बीमा इसके अंतर्गत कैशलेस होगा, कवर किया जाएगा। और इसकी जो व्यवस्था क्या की गई है, ध्यान रखना, इसकी सुविधा होगी 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो खर्चा इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किसको नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। देखिएगा साथियों, श्री बालकृष्ण दोषी को किया गया है, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन को किया गया है, और श्री मुलायम सिंह यादव को भी किया गया है, और ध्यान रखना नीलेश बी मेहता को नहीं किया गया है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रख, इनको दिया गया है साथियों 32वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार इनको दिया गया है। क्लियर है, 32वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। 31वां किसको दिया गया था, तो नारायण दास को दिया गया था। ठीक है, नारायण प्रधान को दिया गया था 31वां, जबकि 32वां नीलेश बी मेहता को दिया गया है घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। इन तीनों को दिया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था कुल 6 व्यक्तियों को। ठीक है, और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 9 व्यक्तियों को। बात करते हैं किन किन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये वो सारणी है जिसके अंतर्गत पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए व्यक्तियों की सूची दी गई है। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। छह लोगों को सम्मानित किया गया है। पहला है बालकृष्ण दोषी, जो अन्य यानी कि वास्तुकला से संबंधित है, इनका क्षेत्र है, ये गुजरात राज्य से अपना संबंध रखते हैं। जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो याद रखना ये कोरला के क्षेत्र में दिया गया है, और ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है। इसके बाद SM कृष्णा को दिया गया है, जो कि लोक कार्य है, इनका संबंध क्षेत्र है, और कर्नाटक राज्य से ये संबंधित है। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिया गया है, और लोक कार्य उत्तर प्रदेश के ये हैं, समाजवादी पार्टी के ये वो है, मतलब जनक भी है, इन्होंने ही बनाई थी उसके। ठीक है, दिलीप महालनाबिस, देखिएगा दिलीप महालनाबिस जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, और ये पश्चिम बंगाल के निवासी है। किसको, दिलीप जी को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। और श्रीनिवास बर्दवान को दिया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया है, और ये कहाँ किससे संबंधित है, USA से इनका संबंधित है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भूल नहीं पाओ, इसको बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, स्टार जहां जहां पर स्टार लगा हुआ है इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो याद रखना 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सी रैंक जो है हासिल किया है, तो 85वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। 126वीं रैंक साथ ही इन्होंने किस में हासिल की है, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने 126वीं रैंक की है ग्लोबल पीस सूचकांक में। ठीक है, किसमें, ग्लोबल पीस सूचकांक, पीस सूचकांक 2023 के अंतर्गत इन्होंने ये रैंक हासिल की है 126वीं। 127वीं की बात करते हैं साथियों, तो इन्होंने ग्लोबल जेंडर गैप के अंतर्गत हासिल की है। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 127वीं है। जबकि विश्व 161वीं रैंक है इनके साथियों विश्व प्रेस वार्ता सूचकांक में। विश्व प्रेस वार्ता सूचकांक में इनकी कौन सी रैंक है,
सूचकांक 2023 में जो रैंक है साथियों याद रखना 161वीं इनकी रैंक है, किसकी? भारत की। ठीक है। ग्लोबल पीस सूचकांक 2023 में भारत की 126वीं रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत की 127वीं रैंक है। और विश्व प्रेस वार्ता सूचकांक में भारत की 161वीं रैंक है। ठीक है, याद रखना है। अगला देखिएगा, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखना क्रिस हिपकिंस ने इसके अंतर्गत शपथ ली है, ये आपको याद रखना है। जबकि क्लेयर लोम्बार्डेली कौन है? क्लेयर लोम्बार्डेली की बात करते हैं साथियों तो याद रखना ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नए अर्थशास्त्री इनको नियुक्त किया गया है। और इसके अंतर्गत साथियों याद रखना भारत का इसका सदस्य नहीं है, किसका? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के जो सदस्य हैं वो भारत नहीं है, जबकि इसको नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है। सुल्तान अहमद अल जाबेर, ये कौन है साथियों? याद रखना सुल्तान अहमद अल जाबेर, ये कोप 28 के, देखिएगा कोप 28 का जो है इसको अध्यक्ष नामित किया गया है, जिसको अपन कोप 28 को क्या कहते हैं? अपन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन होता है उसका अध्यक्ष किसको नामित किया गया है? सुल्तान अहमद अल जाबेर को नामित किया गया है। ठीक है। लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं मित्रों, ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं। और ये याद रखना किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो 39वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं मित्रों, कितनी बार? लगातार तीसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में इसको अपन पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के किस नेता को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखना केविन मैकार्थी को चुना गया है, और ये रिपब्लिकन पार्टी से है। नैन्सी पेलोसी पूर्व, याद रखना साथियों, पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं, जो कि 54वें क्रम की है, याद रखना। और ये 55वें क्रम के हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है नैन्सी पेलोसी। जो बाइडेन साथियों याद रखना ये राष्ट्रपति है। और कमला हैरिस की बात करते हैं तो साथियों ये उपराष्ट्रपति है। ठीक है, कहाँ की? अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो है नियुक्त किया गया है? यह भी आपको याद रखना है। ये किसको किया गया है? AC चारणिया को मित्रों नियुक्त किया गया है। किसको? AC चारणिया को। भव्यलाल कौन है साथियों? ये पूर्व जो है कार्यवाहक भारतीय मूल की वैज्ञानिक जो है नासा की चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है। ये कार्यवाहक थी, कार्यवाहक कौन थी? भव्यलाल। ठीक है, ये भी भारतीय मूल की है, जिनको नासा का जो है चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया था, भव्यलाल को। और अभी जो वर्तमान में है वो किसको नियुक्त किया गया? AC चारणिया को। ठीक है। पुष्प कमल दहल प्रचंड कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है साथियों ये नेपाल के प्रधानमंत्री है, नेपाल के प्रधानमंत्री। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है नेपाल के प्रधानमंत्री, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये भी आपको याद रखना है। और डीना बोलू आर्ते कौन है? तो डीना बोलू आर्ते की बात करें तो साथियों याद रखना पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले इसके जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे साथियों? पेड्रो कैस्टिलो थे, उसको महाभियोग चला करके हटाया गया था। कौन थे ये? पेड्रो कैस्टिलो, जिनको महाभियोग के माध्यम से हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद में डीना बोलू आर्ते को बनाया गया था, जो देश की पहली, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अर्बन टाउन्स 2022-23 को किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अर्बन टाउन्स 2022-23 को किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, याद रखना है। राजीव कश्यप कौन है साथियों? याद रखना है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड इनको दिया गया है, खनन व्यापारी है, आपको याद रखना है। ठीक है। परीक्षित साहनी की बात करते हैं तो साथियों याद रखना जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतर्गत इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, परीक्षित साहनी को। ये 3 इडियट्स और जैसी मूवियों के अंतर्गत PK जैसी मूवियों में ये काम कर चुके हैं। के सच्चिदानंद की बात करते हैं तो साथियों याद रखना इनको 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से सम्मानित किया गया है, के सच्चिदानंद को। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ किया है? सॉरी, यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो याद रखना साथियों प्रतापगढ़ से। कहां से हुआ इसका शुभारंभ? प्रतापगढ़ से इस योजना का शुभारंभ हुआ है। ठीक है,
सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बायोलॉजिकल पार्क, ये उदयपुर में है। जोधपुर में साथियों, जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना फिनटेक पार्क है, संविधान पार्क है, आईपीडी टावर यहाँ पर बन रहा है। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक भी एसएमएस स्टेडियम जोधपुर जयपुर में बनाया जाएगा। इससे पहले लाल कलर का हुआ करता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। जयपुर के अंदर ही साथियों सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी है। और यहाँ पर याद रखना साथियों बायोटेक्नोलॉजी पार्क है जयपुर में, सीतापुरा के अंदर स्थित है। ठीक है, और एक बात और याद रखना मित्रों, जोधपुर की बात करें तो साथियों जोधपुर के अंतर्गत जोधपुर में बोरानाडा में दूसरा एग्रो फूड पार्क विकसित किया गया है। जोधपुर बोरानाडा में दूसरा एग्रो फूड पार्क विकसित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उदयपुर के अंदर भी याद रखना साथियों सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाया गया है, उदयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, चलिए अगला जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है, देखिएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? 13 मार्च 2020 से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो आज अपन ने साथियों कुल प्रश्नों की संख्या, वैसे तो अपने पास प्रश्नों की संख्या थी टोटल 36, लेकिन अपन ने प्रश्नों को सोल्व किया है कुल लगभग 150 प्रश्नों की अपन ने बात करी है। ठीक है, क्लास शायद लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई होगी। ठीक है, आज की जो क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और रोजाना आपको राजस्थान हिस्ट्री की क्लास और राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास, राजस्थान पॉलिटी की क्लास में लेने की कोशिश करूंगा, उसका टाइम टेबल मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।